हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट बता रहा हूं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। डन। मैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे आगे बात करूंगा। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करूं तो डायनेमिक मतलब क्या, जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर सको, चेंज कर पाओ। नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि आपकी बात की जाए, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, और मान लो कि आपने जब इंटरव्यू दिया था तो आपको जावा टेक्नोलॉजीज आती थी और आपका जावा के बेस पे सिलेक्शन हो गया। डन। अब आप कंपनी में काम कर रहे हो। अब मान लो कि पर्टिकुलरली कुछ समय के बाद में 5 महीने 6 महीने साल भर बाद कंपनी आपसे बोलती है एक काम करो, आप जावा पे काम कर रहे हो मगर साथ में आपको कल से पाइथन पे भी काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब थोड़े दिन बाद से। अब आप क्या बोल रहे हो कि सर मेरा सिलेक्शन जावा बेस पे हुआ था, मैं जावा पे ही काम करूंगा, मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा, जो है वो है, बात खत्म, दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो बिहेवियर है वो कैसा, स्टैटिक है। डन। अब डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपकी बात की जाए, आप अभी किस पे काम कर रहे हो, जावा पे। सडनली थोड़े दिन बाद कंपनी ने बोला भी एक काम करो, आपको पाइथन पे भी काम करना, तो आपने क्या करा, अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को शिफ्ट कर लिया काय के ऊपर, पाइथन के ऊपर। देन थोड़े समय बाद आपने रूबी लैंग्वेज सीख ली, थोड़े समय बाद आपने मान लो मर्नस्टेक सीख लिया। मतलब आप डायनेमिक हो, आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर पा रहे हो, चेंज कर पा रहे हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही बिहेवियर मेमोरी के साथ में होता है। अब कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाए तो कंप्यूटर मेमोरी में ने आपको स्टैक मेमोरी के बारे में क्या बताया। स्टैक मेमोरी की अगर बात करें तो स्टैक मेमोरी का जो बिहेवियर होता है वो स्टैटिक होता है, फिक्स। मतलब जो वेरिएबल आपने आपके प्रोग्राम में, आपके ब्लॉक में डिक्लेयर कर दिया है, वो वेरिएबल केवल तभी डिस्ट्रॉय होगा जब उसका ब्लॉक एंड होगा। अगर ब्लॉक एंड नहीं होगा तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। केवल और केवल ब्लॉक के एंड होने पर ही उसकी मेमोरी का डी एलोकेशन होगा। डन। बट जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट की बात करोगे तो बड़े प्रोजेक्ट में कई बार क्या होगा, कई बार आपको ये बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि आपके पास जो डेटा आने वाला है उस डेटा का साइज क्या होगा। रिमेंबर, मैं आपको फिर वही बात वापस से बोलूंगा कि हीप मेमोरी की बात की जाए तो हीप मेमोरी का यूज वो छोटे मोटे डेटा के लिए नहीं है कि इंटीजर के लिए आप हीप का यूज कर रहे हो, फ्लोट के लिए हीप का यूज कर रहे हो, कैरेक्टर के लिए हीप का यूज कर रहे हो। नहीं, हीप का यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। जब आपको बहुत ज्यादा बड़ा डेटा स्टोर करना होगा तो आप किसका यूज करोगे, हीप का। एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए हीप की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर हां अगर मुझे 100 इंटीजर स्टोर कराने, मतलब अरे का फॉर्म, तो उस केस में किसकी जरूरत पड़ेगी, हीप की। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू को स्टोर कराना है तो मुझे फ्लोट के लिए मुझे किसी प्रकार से हीप की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर मेरे पास कोई ऐसा डेटा है जो कि लार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं किसका यूज करूंगा, हीप का। क्योंकि हीप का बिहेवियर क्या है, हीप का बिहेवियर यह होता है कि जब भी आप चाहो आप हीप मेमोरी में रखे हुए डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और जब भी आप चाहो आप किसी नए डेटा के लिए मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। इट्स अ डायनेमिक बिहेवियर। रिमेंबर, आपका प्रोग्राम चाहे चल रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जीक्यूशन फेज में आपका प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उस टाइम पर ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि भाई इस वेरिएबल के रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू कैन डिस्ट्रॉय दैट मेमोरी। डन। अब यहां पर बात करते हैं हम सबसे पहले एक वर्ड के बारे में जिसे बोला जाता है रन टाइम। रिमेंबर, अब रन टाइम की बात की जाए तो रन टाइम के लिए ही एक वर्ड और यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटेबल टाइम। ध्यान रखना, अब एग्जीक्यूटेबल टाइम की बात करो, एग्जीक्यूटेबल टाइम या फिर रन टाइम की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा फेज जब आपका प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है, आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा है, आपका प्रोग्राम आपके सामने है, आप वहां पे इनपुट दे रहे हो, आपको वो आउटपुट दे रहा है, ये क्या है, ये रनिंग स्टेट है। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट को किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, मगर आप क्या कर रहे हो, अभी आप उस वेबसाइट को यूज कर रहे हो, तो वो क्या है, वो उस वेबसाइट की रनिंग स्टेट है, वो उसका रन टाइम है। डन। अब यहां पर अगर मैं रन टाइम की बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, तो जैसे आपने एक प्रोग्राम बना दिया, इस प्रोग्राम का नाम क्या है भाई साहब, xyz.cpp मान लीजिए। इस प्रोग्राम को आपने क्या करा, इस प्रोग्राम को आपने कंपाइल करा, तो कंपाइल कैसे करोगे, gcc xyz.cpp, बात खत्म। डन। अब इस कोड को आपने क्या करा, कंपाइल करा।
अब इस कोड को कंपाइल करने के तुरंत बाद क्या होगा, आपको एक फाइल मिलेगी और इस फाइल का नाम क्या होगा, a.exe। और इस फाइल की बात की जाए तो इस फाइल में होगा आपका बाइनरी कोड 0101110011110001। डन। और इस फाइल की बात की जाए तो इस फाइल को बोला जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। डन। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना। अब यहां पर आप क्या करोगे, इस प्रोग्राम को, एक चीज ध्यान रखना, जब अपन प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये वाली फाइल को रन नहीं करते हैं, हम कौन सी फाइल को रन करते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो आपने प्रोग्राम को रन किया और आपने लिख दिया a.exe और देन एंटर प्रेस किया। डन। इस केस में क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और जो भी आपका आउटपुट होगा वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपको विजिबल होना चालू हो जाएगा। आपका प्रोग्राम चला, पहले बोला एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर आपने ए की वैल्यू एंटर कराई, फिर बोला एंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर आपने बी की वैल्यू एंटर कराई, फिर आपसे बोला एंटर द वैल्यू ऑफ सी और सी की वैल्यू आपने एंटर कराई। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम कौन सी स्टेट में, रनिंग स्टेट में प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, उसका एग्जीक्यूशन टाइम या फिर रन टाइम। डन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, नॉर्मली क्या होता है कि अभी तक आपने जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं आपके प्रोग्राम में, इंटीजर एक्स या मान लीजिए फ्लोट वाई या मान लीजिए कैरेक्टर जेड, इन सभी वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो ये वेरिएबल स्टैक मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करते हैं और इनको कौन सी मेमोरी मिलेगी और कैसे मेमोरी मिलेगी उसका डिसीजन कंपाइल टाइम पे हो जाता है। डन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन वेरिएबल को आप जब चाहो तब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये आपको बिहेवियर पता है। डन। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपको एट द रन टाइम मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रन टाइम आपका प्रोग्राम रनिंग स्टेट में और आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल पे लेके आता हूं, ध्यान समझना। मान लो कि आप एक वेबसाइट यूज कर रहे हो और उस वेबसाइट का काम क्या है, उस वेबसाइट का काम है किसी पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करना, किसमें, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। समझना ध्यान से, ये एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को यूज कर रहे हो और इसका काम क्या है भैया, एक पीडीएफ फाइल है और उसको कन्वर्ट क्या में करना है भैया, डॉक फाइल के अंदर। डन। ये इसका काम है। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले इस वेबसाइट पर एक पीडीएफ फाइल क्या करेगा, अपलोड करेगा। डन। और ये वेबसाइट क्या करेगी, उस पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर देगी काय के अंदर, डॉक फाइल के अंदर। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, ये जो पीडीएफ फाइल अपन अपलोड करेंगे, क्या ये पीडीएफ फाइल पहले से अपलोडेड होगी, नहीं ना। आप वेबसाइट ओपन करोगे, वेबसाइट रनिंग स्टेट में मतलब रन टाइम पे है और आपने एक पीडीएफ फाइल को अपलोड किया। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम मान लीजिए फॉर एग्जांपल XYZ है। डन। इस पर्टिकुलर वेबसाइट की अगर बात की जाए तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या इस वेबसाइट को पता होगा कि मेरे पास जो पीडीएफ फाइल आएगी जिसे मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इस फाइल का साइज क्या होगा? पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हो सकता है कोई व्यक्ति 2 MB की फाइल को अपलोड कर दे और हो सकता है कोई व्यक्ति 20 MB की फाइल अपलोड कर दे, हो सकता है कोई 40 MB की फाइल को अपलोड कर दे। तो यहां पर इस वेबसाइट को कैसे पता चलेगा? डन। मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहां पर वेबसाइट को रन टाइम पर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर फाइल को कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन। और अगर आपको आपके प्रोग्राम की रनिंग स्टेट में किसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आप एक कंसेप्ट का यूज करते हो जिसे बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डन। ये बात ध्यान रखना। ऐसे कई केसेस हैं, जैसे मान लीजिए यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पे आप किसी ना किसी वीडियो को अपलोड करते हो, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यूट्यूब को पता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना बड़ा वीडियो अपलोड करेगा? सोचो कि YouTube ने एक लिमिटेशन लगा दी कि भैया एक काम करते हैं, हम तो पहले से एक मेमोरी बना के रख लेते हैं कि भैया यहां पर जो वीडियो आएगा वो 4 GB का आएगा। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये YouTube ने सोच लिया, मान लीजिए। अब सोचो किसी व्यक्ति ने एक वीडियो अपलोड करा, वो केवल 10 MB का है, तो क्या होगा? ये 10 MB का वीडियो यहां चले जाएगा और जो बाकी रिमेनिंग मेमोरी वो क्या हो जाएगी, बर्बाद चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इस केस में अगर इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो YouTube क्या बोलेगा, भैया मुझे नहीं पता कि आपको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, आप केवल वीडियो को अपलोड करो और मैं उसी टाइम पे खुद डिसाइड कर लूंगा कि आपके इस वीडियो कंटेंट को मुझे कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है।
डन, दिस इज द बिहेवियर ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और आप सोचिए कि ये आपके एप्लीकेशन को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मगर प्रॉब्लम यहां पर ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट, मैंने आज तक 90% स्टूडेंट को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हुए नहीं देखा है। रिमेंबर, अगर आप प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के डेप्थ में जाना चाहते हो तो आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंपनीज में जाओगे तो वहां पर वो चाहेंगे कि आप कितना बेटर तरीके से मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हो। आप खुद सोचिए कि ये तरीका आपके एप्लीकेशन को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। डन, आप जब चाहो तब मेमोरी क्रिएट कर पा रहे हो, जब चाहो तब मेमोरी डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो। अगर आपके कंप्यूटर में मेमोरी का लोड नहीं है तो आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इसको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बात कर लो कि मान लो कि आपके घर में एक कमरा है और उस कमरे में कोई बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स की बात की जाए तो उस बॉक्स में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 किलो का सामान रखा हुआ है और उसको आपको उस कमरे के बाहर लेकर आना है। डन, या फिर एक बॉक्स है जिसमें केवल और केवल 1 किलो का सामान रखा हुआ है, उसको बाहर लाना है। दोनों में डेटा है, मगर किसमें प्रोसेसिंग ज्यादा लगेगी? ऑब्वियस सी बात है जहां पर डेटा ज्यादा होगा। डन, तो यहां पर इसी कंसेप्ट के बेस पर आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वर्क करता है। जब चाहो तब मेमोरी क्रिएट करो और जब चाहो तब उस मेमोरी को आप क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। दिस इज द मेन बिहेवियर ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डन, अब अलग अलग लैंग्वेजेस की बात की जाए, जस्ट लाइक मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो सी लैंग्वेज में अगर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को इंप्लीमेंट करना है तो यहां पर आपके पास में कुछ फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे पहला फंक्शन होता है, इसका नाम होता है मेलॉक। दूसरा फंक्शन होता है जिसका नाम होता है कैलॉक। तीसरा फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रेलॉक। और एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है फ्री। डन, ये तीन जो फंक्शन है सबके लास्ट में क्या लगा हुआ? एलॉक, एलॉक, एलॉक। एलॉक मतलब क्या? एलोकेशन। मेमोरी को एलोकेट करने का काम कौन करेंगे? तीनों फंक्शन करेंगे। डन, मगर इसके अलावा एक फंक्शन और है जिसका नाम क्या है? फ्री। मतलब जो मेमोरी आपने बनाई थी और उस मेमोरी की मान लो आपको अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे? आप उसको पकड़ कर रखोगे क्या? नहीं ना, उस मेमोरी क्या कर दोगे? आप फ्री कर दोगे, रिलीज कर दोगे कि अगर आगे किसी डेटा को मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़े तो जो मेमोरी ऑलरेडी फ्री कर दी गई है उसको क्या किया जाए? ऑक्यूपाई किया जाए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट सवेरे 8 बजे ओपन होता है, रात को 8 बजे बंद होता है। डन, अब मान लो कोई स्टूडेंट आया और उस स्टूडेंट ने एक चेयर ऑक्यूपाई कर ली, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं है। अब भैया 1 घंटे बाद 8 से 9 उसका लेक्चर खत्म हो चुका है। अब रूल क्या बोलता है कि भैया जब अगला कोई स्टूडेंट आएगा तो उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अब यहां पर जिसका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मतलब 8 से 9 वाले बच्चे का काम खत्म हो चुका है, तो उसका काम क्या बनता है कि जो मेमोरी उसने एलोकेट करके रखी थी, जो चेयर उसने ऑक्यूपाई करके रखी थी, उसे क्या करना है? उस चेयर को फ्री करना है। डन, वो उठ के जाएगा तो अगला आके बैठ जाएगा। अब सोचो ऐसा हो जाए तो कि जो पहले आया था वो बोले भैया मैं मेरी जगह नहीं छोड़ूंगा, अगला आए वो अपना मैनेजमेंट खुद देखे, तो भैया जिसकी जरूरत नहीं है उस क्लास के अंदर वो भी मेमोरी ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। दिस इज द रॉन्ग बिहेवियर। दैट्स व्हाई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपके कंसेप्चुअल लर्निंग का बेस है। और एक चीज ध्यान रखना, मैं हर जगह डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बेस पर ही कोडिंग करना आपको बताऊंगा। स्टैटिक के ऊपर बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल वेज क्या हैं, अलग अलग तरीके क्या हैं, मगर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को डिटेल में इंप्लीमेंट करते आना चाहिए। हर जगह आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टैटिक वे ये है, डायनेमिक वे ये है, और मुझे इस तरीके से जाना है। हाँ, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां पर जितनी भी मेमोरी बनेगी वो कहां बनेगी? हीप में। और हीप मेमोरी की बात किया तो हीप मेमोरी के बारे में आपको ऑलरेडी एक चीज बोल चुका हूं कि हीप मेमोरी में अगर आपने कोई वेरिएबल या कोई मेमोरी क्रिएट करी है तो उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा। उस मेमोरी में आप कोई ना कोई डेटा को स्टोर कर सकते हो, मगर उस मेमोरी का कोई नाम नहीं होगा। मतलब उस मेमोरी को अगर आपको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एड्रेस की। डन, तो उम्मीद करता हूं कि आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का बेस समझ में आया होगा कि व्हाई नीड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डन, तो हम आगे जितने भी कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे वो सब के सब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बेस पर होंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि बेस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो देखना चालू करेंगे। इन सारे फंक्शन को प्रॉपर्ली यूज करना चालू करेंगे। डन। मगर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इन फंक्शंस की बात की जाए, मैक्सिमम लोगों को टेंशन होता है, सर मेलॉक टफ है, कैलॉक टफ है, रेलॉक समझ में ही नहीं आया आज तक सर। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेलॉक, कैलॉक और रेलॉक ये तो बेचारे फोकड़ बदनाम है। एक्चुअली मेलॉक का काम केवल मेमोरी अलोकेट करना है, मगर उस मेमोरी को मैनेज करने का जो काम है वो पॉइंटर्स का है। अब यहां पर पॉइंटर्स की बात करें, पॉइंटर्स मेलॉक के थ्रू बनने वाली मेमोरी को कैसे मैनेज करेगा तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मगर फिर मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि अभी तक जो भी आपने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा है, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, वो थ्योरेटिकल था, वो कंसेप्चुअल था कि ये चीजें ऐसे काम करती हैं। बट अब उन चीजों का प्रैक्टिकल यूज होना स्टार्ट होगा। डन। तो यहां पर अगर आपने उस कंटेंट को अभी तक प्रॉपर्ली नहीं समझा है तो प्लीज उसको एक बार देखो, देन उसके बाद यहां पर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरनल चीजें कैसे वर्क करती हैं। रिमेंबर, अब यहां से आप मूव करना चालू कर रहे हो लो लेवल प्रोग्रामिंग पे। लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या कि यहां पर आपको अंदर की चीजें समझ में आना चालू होंगी कि इंटरनल सारे कंसेप्ट कैसे काम करते हैं। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। डन। तो कल से स्टार्ट करेंगे हमारे पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन के साथ में, जिसे बोला जाता है मेलॉक। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।